हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है लालची ससुर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा। अगली सुबह सुधा जब ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो थोड़ा चिड़ी हुई सी थी, मगर पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती थी। वो ससुर जी को कह रही थी कि पिताजी, जैसा आपने कहा था मैं मायके जा रही हूँ। मेरे पापा बड़े खुश थे, कह रहे थे कि संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। लालची ससुर जी तो हड़बड़ा ही गए। ऐसा क्यों? आइए पूरी स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। एक दिन की बात है, जब मैं ससुर जी को चाय देने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि सुधा बेटा, मैं आज सोच रहा हूँ कि तुम्हें मायके गए हुए साल भर से ज़्यादा हो गया है। हम सबका ध्यान रखते रखते लगता है कि तुम अपना मायके भूल ही गई हो। तुम तो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो। मगर जरा अपने पापा की तो सोचो, उनका मन तुम्हें देखने को कितना तड़पता होगा। भले मुंह से कुछ न कहें, मगर मैं जानता हूँ कि पिता का मन तो बेटी की याद में रो ही पड़ता है। सुबह सुबह ससुर जी के मुंह से ये मिश्री घुले वचन सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी, यह आज सूरज कौन सी दिशा में निकला है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कितना तड़पती है वह मायके जाने के लिए, मगर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर कभी निकल ही नहीं पाती हूँ। जब सासू माँ जिंदा थी तो फिर भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में चली जाया करती थी, मगर उनके मर जाने के बाद तो कभी इस घर की चाकरी से फुर्सत ही नहीं मिली। जब भी मायके जाने का नाम लेती हूँ तो मनीष, मेरे पति, हमेशा मान जाते हैं, मगर ससुर जी यही सबसे ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। कभी कहेंगे मुझसे इस उम्र में बाहर का खाना नहीं खाया जाता, पेट खराब हो जाता है, जबकि मेरे से छुप कर दोस्तों के साथ खूब होटलों में चक्कर लगाते हैं और शाम को वापस आकर कह देते हैं कि दिन का खाया हजम नहीं हुआ, इसीलिए अब डिनर नहीं करूँगा। अगर घर पर खाना बनाने के लिए कोई कुक लगा दूँ तो उसमें भी 10 बुराई निकाल कर बड़ी थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इन्हीं के कारण तो पिछले 1.5 सालों से मायके की सूरत तक नहीं देख पाई, जबकि 5-6 घंटे का रास्ता ही है। पर आज ये उल्टी गंगा की दिशा कैसे बह रही है? कुछ तो बात है, हमें इन पर थोड़ा शक हो रहा था। उनके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा, इसीलिए इतना बड़ा ऑफ़र सुनने के बाद भी मेरे चेहरे पर कोई उत्साह न दिखे। ससुर जी ने आगे बोलना शुरू किया। दरअसल आज मैं तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया था, सबके हाल चाल पूछ रहे थे। मैं तो उनके स्वर से ही उनकी पीड़ा समझ गया कि वे तुमसे मिलने को कितने ललायित हैं, मगर खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। ऐसा करो, 2-4 दिन मायके रह आओ, उनको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी जगह चेंज हो जाएगा। यह अविश्वसनीय प्रस्ताव सुनकर मैं दुखी हो गई। वो तो ठीक है पिताजी, मगर अभी बच्चों की छुट्टियां हैं ना, कहाँ हैं? अरे कौन सा बच्चे वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं जो 2-4 दिन में बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तो 5वीं में है और दूसरा दूसरी में। 2 दिन की छुट्टी करा लो, शनिवार और इतवार लगाकर 4 दिन में आ जाना। मुझे यह उदारता अभी तक हजम नहीं हो रही थी, फिर भी कुछ पूछ नहीं पा रही थी, इसलिए वहाँ से चुपचाप चली आई। शाम को मनीष जी को जब बताया तो वो भी चकित रह गए। पिताजी ऐसा बोल रहे हैं? मैंने तो जब भी उनसे ऐसा कुछ कहता हूँ 10 बातें सुना डालते हैं। मायके में रहने का इतना शौक था तो ब्याह ही क्यों किया था? शादी के बाद लड़की की पहली जिम्मेदारी होती है ससुराल, मायके के लिए तो वो मेहमान हो जाती है, वगैरह वगैरह। मेरे पति ने मुझसे कहा, ऐसा करो सुधा, इससे पहले कि उनका दिमाग पलटे चुपचाप मायके निकल लो। और मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर लगाकर मन लगा कर रहो। मनीष ने चुटकी ली। शाम को सब बैठे डिनर कर रहे थे तो ससुर ने पुनः पूछा, तो बहू क्या सोचा है तुमने? मेरे बजाय मनीष ही बोल पड़े। सोचना क्या है पिताजी, आप इतना कह रहे हैं तो चली जाएगी। मैं कल ही इसके टिकट निकलवा लूँगा। पतिदेव ने तत्परता से हमें देखकर मुस्कुराए।
हाँ हाँ, ज़रूर जाओ बहू। सचमुच तुम्हारे पिताजी का सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है। तुम्हारी माताजी के देहांत के बाद वो अकेले पड़ गए हैं। अकेले क्यों? भैया और भाभी भी तो साथ हैं और वे पिताजी का भरपूर ध्यान रखते हैं। हमें ससुर जी के कहने का तरीका थोड़ा अकरा। हाँ, ध्यान तो रखते हैं, मगर पिता का दिल तो बेटी में पड़ा ही होता है। मैं तो तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, 2-4 दिन के लिए यहाँ आकर बिटिया के पास भी रहा करे, हमें भी अच्छा लगेगा। यह क्या हो गया आज पिताजी को? मेरे पापा जब कभी यहाँ पर आए और चाय नाश्ता भी कर लिया तो अगले 2 दिनों में यही सुनाते रहे कि शास्त्रों में तो बेटी के घर का खाना भी नरकगामी बताया गया है। सास कुछ न कहती, मगर ससुर जी ताने मारने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। कभी कहते कन्यादान के बाद कन्या मायके के लिए पराई हो जाती है, 2-4 दिन मेहमान बनकर रहती है और लौट आती है, उसका वहाँ कोई हक नहीं रहता। पर आज तो ससुर जी महानता की मूर्ति बने जा रहे हैं। अरे आजकल बेटा बेटी में फर्क थोड़े होता है, माता पिता पर दोनों का ही बराबर हक होता है। आजकल तो सरकार ने भी कानून बना दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी का बराबर हक है। मेरे कोई बेटी नहीं, वरना मैं उसे अपनी संपत्ति का हिस्सा जरूर देता। संपत्ति और हिस्से जैसे शब्द सुनकर मैं यकायक झटका लगा। पिता की संपत्ति में बेटी का हक? आज पिताजी ये कौन सा नया राग छेड़ रहे हैं? पापा कुछ दिनों पहले वसीयत बनवाने की बात तो कह रहे थे। ओफ, कहीं इसलिए तो मुझ पर यह अतिरिक्त प्रेम नहीं उमड़ रहा है? मेरी भावनाओं की यकायक चिंता होने लगी। मैं थोड़ा चौकन्नी हो गई। मनीष ने डिनर के बाद ही अगले शुक्रवार की ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुक करा दी। बच्चों को जब पता चला तो वो आज से ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर ननिहाल की बातें करने लगे। नानू कैसे उन्हें बाज़ार में मनपसंद आइसक्रीम खिलाते हैं, मामी उनके लिए नई नई डिशेस बनाती हैं, उनके बच्चे के साथ कैसे सारा दिन धमा चौकड़ी मचाती है, और मामा वो तो उनके लिए नई नई फरमाइशें को पूरा करते हैं। कोई पिक्चर देखनी हो, वीडियो गेम खेलना हो या कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी। सच में मैं अपने से ज़्यादा बच्चों के लिए एक्साइटेडमेंट हूँ, कारण जो भी हो, मगर ससुर जी के लिए आज मैंने दिल से धन्यवाद निकल रहे हैं। रात को फ़ोन पर उसने पापा को अपने आने का प्रोग्राम बताया तो वो बहुत खुश हुए। कहने लगे, आज ही तेरे ससुर साहब से बात हुई थी, सोचा नहीं था वे तुझे इतना जल्दी तैयार करके भेज देंगे। वो तो ठीक है पापा, मगर क्या आपने उनसे कुछ और बात भी की है, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित? हाँ, कही तो है। उन्हें बताया था कि इस सप्ताह वसीयत बनवा रहा हूँ। यदि आखिरी काम बचा है, इसे निपटाकर सारी जिम्मेदारियाँ से फ्री हो जाऊँगा। अब तू ही आ रही है तो अच्छा है। जो कुछ है तुम दोनों के सामने आधा आधा बांट कर चैन की सांस लूँगा। अब मुझे सारा माजरा समझ आ गया था कि क्यों ससुर जी मुझे मायके भेजने के लिए इतने उतावले थे। वे चाहते थे कि मैं मायके जाऊं और वसीयत मेरे सामने बने, ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। इतना प्यार और परवाह में लपेट कर जिस तरह से उन्होंने मुझे अपनी मंशा दिखाई, उसे सोचकर ही मेरा मन का शैला हो उठा। वैसे पापा के पास संपत्ति सारी जमा पूंजी तो हमारी पढ़ाई लिखाई और शादी करके ख़त्म हो गई है। भाई के पीछे बस एक वही तो सहारा है, बस 2 मंजिला मकान। छी, मेरे लालची ससुर जी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या कमी है उनके पास? 2 मकान हैं, 1 प्लॉट है, मनीष इकलौते बेटे हैं, फिर क्यों इतनी हाय है? अगली सुबह मैं जब ससुर जी के चाय लेकर आई तो थोड़ा चिड़ी हुई सी थी, मगर पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती थी। मैं ससुर जी को अपने प्रोग्राम के बारे में सूचित करते हुए कहने लगी, पिताजी, जैसा आपने कहा था मैं शुक्रवार को पापा के यहाँ जा रही हूँ। उनको बता भी दिया है, बड़े खुश थे। कह रहे थे कि वसीयत बनवाने वाले हैं और संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा सोचना भी मत, पिताजी बहुत नाराज़ हो जाएंगे। नाराज़? मैं? और क्यों? आशाओं पर पानी फिरा देखकर ससुर जी हड़बड़ा गए।
आप ही तो कहा करते थे पिताजी, कन्यादान के बाद लड़की पराई हो जाती है, उसका मायके पर कोई हक नहीं रहता। अब जब कोई हक ही नहीं बचता तो संपत्ति पे कैसा हक। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा करने पर आपको बहुत बुरा लगेगा। ससुर साहब का चेहरा उतर गया। फिर बात संभालते हुए बोले, अरे वो सब तो पुराने चलन है बेटी, आजकल यह कौन मानता है। आजकल बेटा और बेटी सब बराबर है। पहले हमें समझ नहीं आता था, लेकिन अब हमने भी ज़माने के हिसाब से चलना सीख लिया है। देखो, तुम मना मत करो, उस घर में तुम्हारा हिस्सा रहेगा तो पिता के बाद भी तुम्हारा मायके खुला रहेगा। भाई भाभी इज्जत करेंगे, वरना तो रिश्तों को बदलते देर नहीं लगती। पिताजी बोलते जा रहे थे और मैं भीतर ही भीतर सुलग रही थी। अपने हिसाब से रिश्तों की बिसात बैठाना और उसे अपने मतलब के लिए आजमाना तो कोई आपसे सीखे पिताजी। मगर संस्कारवश चुप रही। फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर बोली, ठीक है पिताजी, यदि आप मानते हैं कि बेटा और बेटी दोनों का हक बराबर है तो मैं ऐसा ही सही, मैं उन्हें मना नहीं करूँगी। सुनकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई, आंखों में लालच के डोरे तैरने लगे। मैं बनावटी मुस्कान लिए उठ खड़ी हुई। कामकाजी स्त्रियों के लिए दिन गुजरते देर नहीं लगती। दिन इधर शुरू होता था, उधर खत्म। मेरे 4-5 दिन इसी गति से गुजर उस मुकाम पर आकर खड़े हो गए थे जहाँ वह ट्रेन में बैठ गई थी अपने मायके जाने के लिए। जैसे जैसे ट्रेन खेत खलिहानों से गुजरते हुए मायके के शहर की ओर बढ़ रही थी, मेरा दिल बलियों उछलने लगा था। क्योंकि मेरा मायके किसी मकान का नाम नहीं, न ही मायके किसी परिवार तक सीमित होता है। मायके की परिधि में तो पूरा शहर और उस तक जाने वाले तमाम रास्ते भी समाये होते हैं। किसी एक पर पग रखने की देर होती है, लगता है मायके की चौखट छू ली। घर पहुंचकर मेरे भैया भाभी ने मेरा खूब सत्कार किया। पापा ने भी खूब भरपूर लाड प्यार और दुलार दिया। तरस गई थी इस सुख के लिए, थक गई थी माँ बहू और पत्नी बनते हुए। कुछ दिन ही सही उसने लाडली बेटी होने का पूरा लुत्फ़ उठाया। बात जब वसीयत की आई तो मैंने कुछ भी लेने से मना कर दिया। मगर भैया मुझे समझाने लगे, देख सुधा, कभी कमी न मेरे पास है और न तेरे पास है, लेकिन पापा का दिल रखने के लिए तुम्हें करना होगा। पापा ने दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं समझा, इसीलिए उनका मन रखना होगा। इसीलिए वो जो देना चाहते हैं उनकी खुशी के लिए उनका आशीर्वाद समझकर रख ले। बहुत समझाने पर मैंने पापा की बात मान ली। मैंने मायके से ही पिताजी को फ़ोन पर बता दिया था कि पापा ने भाई की सहमति से घर में उसे आधा हिस्सा दे दिया है और वह 2 दिन बाद लौट रही है। यह खबर सुनकर उसके ससुर बहुत खुश हो गए। अब तो बस बहू का इंतज़ार था ताकि आकर वापस पहले ही की तरह वो घर संभाल ले। मैं जब घर में आई तो ससुर अचंभित रह गए, क्योंकि 2 बड़े-बड़े सूटकेस के साथ मेरे पापा भी मेरे साथ आए थे। मनीष ने उनकी भाग कर आवभगत की और उनका सामान गेस्ट रूम में रख दिया। बहू, समधी जी यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं क्या? तबीयत ढीली लग रही है उनकी। वैसे उनका कितने दिनों का प्रोग्राम है? ससुर जी बड़ी चतुराई से समधी के आने की वजह जानना चाह रहे। पापा तो बिल्कुल भले चंगे हैं। पिताजी किसी को नहीं दिखाना है, न ही कहीं जाना है। दरअसल आपने ही कहा था ना कि आज के ज़माने में बेटा और बेटी का हक बराबर होता है। बेटियों को भी संपत्ति में बराबर हक होता है, इसीलिए संपत्ति के साथ साथ मैं भैया से अपने हक के साथ पापा को भी लेकर आ गई। मेरी मायके की असली पूंजी तो यही है ना। मैंने भैया से कहा, तुमने बहुत साल पापा की सेवा कर ली, अब मेरी बारी है, इसलिए आज से पापा हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे एक पापा का ध्यान रखती हूँ, वैसे दूसरे भी पापा का ध्यान रखूँगी। कहकर आत्मविश्वास से भरी एक बेटी अपने पापा को अपना कमरा दिखाने चली गई। अब बेहोश होने की बारी मेरे ससुर साहब की थी। मेरे ससुर बहुत ही लालची किस्म के आदमी हैं, या कहा जाए तो जिधर पैसा या फिर अपना फ़ायदा देखते हैं उधर ही जाते हैं। बिना फ़ायदा का तो वो किसी की मदद ही नहीं कर सकते। मेरे लालची ससुर की स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और